हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में जीआईसी भूगोल 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल से संबंधित उन प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं उनका। आइए जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महान हिमयुग के लिए जाना जाता है। इसके ऑप्शन हैं ईओसीन, प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन। और इसका जो सही आंसर है वो है प्लेस्टोसीन। और क्योंकि प्लेस्टोसीन में ही संपूर्ण जो पृथ्वी या हिम से ढक गया था, एक विस्तृत आवरण पूरे पृथ्वी पर ढक गया था हिम का, इसे ही महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया तारों की जो निस्तृत गैस एवं धूल के रास के पिंड को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है उसका जो ऑप्शन है फिलामेंट है, नेबुला है, ग्रहाणु है, द्वितारक। तो इसका जो आंसर है वह नेबुला है। तारों की जो निश्चित गैस और धूल के रास हैं उन्हें नेबुला कहा जाता है। निहारिका या नेबुला तारों के बीच अंतरिक्ष में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अन्य आयनिकृत प्लाज्मा गैसें मौजूद होती हैं। जो तीसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि अंतार्की धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आटो स्मिड है, एल एफ होल ने है, रासेल ने है, हेरोल्ड जेफ्रीज। तो इसका जो ऑप्शन है ये है आटो स्मिड है। इन्होंने एक रूसी वैज्ञानिक है, इन्होंने 1943 में जो है सर्वप्रथम जो है सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में जो है परिकल्पना अंतार्की धूल परिकल्पना प्रतिपादित किया, जिसे धूल परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसने किया था अपने सिद्धांत में। तो इसका जो ऑप्शन है ग्रहाणु परिकल्पना है, ज्वारीय परिकल्पना है, सुपरनोवा परिकल्पना है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना है। देखिए जो इसका जो आंसर है वह ज्वारीय परिकल्पना है। इसमें ये जेम्स जीम्स के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था ज्वारीय परिकल्पना। इसमें इन्होंने फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया था। और जो ये है ग्रहाणु जो परिकल्पना है इसका जो प्रतिपादन किया गया था ये चैम्बरलेन मोल्टन के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया जो पृथ्वी की या अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति होती है वो धूल कणों के माध्यम से हुई है। और जो डी है वो अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। और जो अगला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि 5वां है कि किसी ग्रह का जो कोई उपग्रह नहीं है। इसमें ऐसे कौन से जो ग्रह हैं जिन पे कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो ऑप्शन है मंगल है, अरुण है, शुक्र है, वरुण है। तो इसका जो ऑप्शन है शुक्र है। बुध, शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न में निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत प्रतिपादन किया है। देखिए प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को प्रतिपादित जो है इसमें ऑप्शन मार्गन दिया गया है, लेकिन हैरी हेस को भी माना जाता है कहीं कहीं पे। वैसे हैरी हेस ही प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने सी फ्लोर स्पीड 1966 में जो है दिया था, 1960 में जो है इन्होंने दिया था। और उसी में जो है इन्होंने सी फ्लोर स्पीडिंग में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का एक आधार माना जाता है। डब्ल्यू जी मॉर्गन, अगर बात करें प्लेट के जो शब्द है वो टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया था, और इसको जो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था डब्ल्यू जी मॉर्गन के द्वारा। और हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना प्रतिपादित किया था। ठीक है, लेकिन जो सिद्धांत को स्वरूप एक दिया वो हैरी हेस थे, लेकिन इसमें ऑप्शन डब्ल्यू जी मॉर्गन दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है जीआईसी में डब्ल्यू जी मॉर्गन है। ओके, अगला हम प्रश्न देखते हैं। 7वां, निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिमी एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है ईरान है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है, सीरिया है। इसका जो ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात है, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे सघन बसा हुआ देश था 2017 में। तो आइए हम देखते हैं अगला जो प्रश्न हमारा है 8वां। निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक परिमंडल जो है वे प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। इसका जो है ऑप्शन है पॉलिनेशिया, मैक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, मलय परिमंडल। तो इसका जो ऑप्शन है मलय है, मलय क्योंकि ये एशिया सांस्कृतिक परिमंडल में आता है। और इसी को जो है, और जबकि जो पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया है जो है प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल में आते हैं। आइए हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। जो 9वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का फल बताया है। ऑप्शन है डब्ल्यू पिंक है, डब्ल्यू एम डेविस है, किर्कमे है, स्टलर है। इसका जो सही उत्तर है वो डब्ल्यू एम डेविस है। इन्होंने जो है भौगोलिक चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने बताया जो स्थलाकृति का निर्माण होता है
वो संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। और इन्होंने ही बताया कि जब किसी भी स्थान पर क्षेत्र में जब स्थलाकृति का निर्माण होता है तो तब तक कोई अपर्दन नहीं होता है जब तक वो अपने अंतिम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है। अर्थात जब वो पूर्ण तरीके से उसका उत्थान हो जाता है तब उसमें अपर्दन कार्य शुरू होता है, जिसका जो आलोचना किया गया था पिंक के द्वारा किया गया था। इन्होंने बताया कि जो अपक्षय और अपर्दन होता है साथ साथ चलते हैं दोनों, ठीक है। तो डेविस ने इन्होंने भौगोलिक चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसमें बताया कि जो स्थलाकृति होती है संरचना प्रक्रम और अवस्था का फल होता है। लेकिन जबकि जो पिंक महोदय थे उन्होंने बताया कि जो स्थलाकृति होती है वह अपक्षय और अपर्दन का परिणाम होता है, ठीक है। और किक्रमे जो है इन्होंने प्लेन शब्द का प्रयोग किया था, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन शब्द का प्रयोग किया था, जो अपर्दन के द्वारा निर्मित तो अंतिम संप्राय मैदान एक अपर्दन के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन कहा था। और जो किक्रमे हैं इन्होंने प्लेन शब्द का प्रयोग किया था और पिंक ने इन्होंने इनरफ का प्रयोग किया था, ठीक है। आइए जो 10वां प्रश्न है हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी नदी है जो धनुषाकार डेल्टा बनाती है। तो जो धनुषाकार डेल्टा बनाती है उसमें ऑप्शन दिया गया है मिसिसिपी, गंगा, हडसन और नील। इसमें देखिए दो ऐसे नदी हैं जो धनुषाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें है गंगा है आपकी और नील नदी है, दोनों धनुषाकार या चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि मिसिसिपी जो है पंचाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका जो ऑप्शन है बी और सी दोनों हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है। इसका जो ऑप्शन है सर्क है, नुनाटक है, हार्न है, ड्रमलिन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखिए हिमानी के द्वारा सभी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, लेकिन पूछा गया है कि अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो जो ड्रमलिन है वो निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है, ये अंडाकार स्वरूप में निर्मित होती है। जबकि जो सर्क है आपका, नुनाटक है, हार्न है, ये सभी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हिमानी के द्वारा इनका निर्माण होता है, लेकिन ये अपर्दनात्मक है। इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे स्थलाकृतियाँ हैं जो अपर्दनात्मक नहीं हैं, ठीक है। आइए हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है पवन के अपघर्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इसको जो ऑप्शन है जालीदार शिला, बालुका स्तूप, तरंग चिन्ह लोयस। तो इसका जो ऑप्शन है वो जालीदार शिला है। और जो बालुका स्तूप है, तरंग चिन्ह लोयस है, ये जो है स्थलाकृति अपघर्षण के द्वारा निर्मित नहीं होती है, बल्कि जैसे लोयस है ये निक्षेपण के द्वारा होती है, बालुका स्तूप है ये भी निक्षेपण के द्वारा निर्मित होती है। तो ये जो हैं ये अवघर्षण के द्वारा नहीं। अवघर्षण मतलब जो आपस में जो है जैसे जो प्रभावित हो रहे हैं, अवघर्षण के जो कारक हैं वे अपने साथ प्रभावित होते समय जो उनके मार्ग में पड़ने वाले चट्टान हैं उनको कुरूदते हुए चलते हैं या उनको काटते हुए चलते हैं, उसी को अवघर्षण कहते हैं। एक सन्निघर्षण होता है जिसमें जो प्रभावित होने अपर्दन के जो कारक हैं वो आपस में टकरा कर छोटे होते रहते हैं, उन्हीं को हम सन्निघर्षण कहते हैं, ठीक। तो आइए जो अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां। स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया के द्वारा निर्मित होती है। इसमें ऑप्शन है वायु, जल, लहर, हिमानी। इसको हम लोग जानते हैं कि जो स्टोन लैटिस का निर्माण होता है ये उस शुष्क रेगिस्तान क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं और इसी को हम चालक शैल भी कहते हैं, ठीक है। ये अगला जो हम प्रश्न देखते हैं 14वां। इसमें पूछा गया है कि जो पृथ्वी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है। देखिए इसका जो आंसर ऑफ फोटोस्फीयर है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी में के वायुमंडल में प्रकार की जो है संरचनाओं से निर्माण हुआ, जैसे कि विभिन्न प्रकार के मंडलों से हुआ, जैसे क्षोभ मंडल, समताप, मध्य ताप पढ़ते हैं। पृथ्वी के अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो क्रस्ट मंडल, कोर पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो सूर्य है उसमें भी विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, कोर पाया जाता है और फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना पाया जाता है। तो उसमें पूछा गया जो सूर्य का या जो पृथ्वी ऊर्जा को प्राप्त करती है वो कहाँ से उसका विकिरण होता है। तो यह है प्रकाश मंडल, जहाँ से सूर्य को, पृथ्वी को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। 15वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय वृत्ताग्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं जेई ओलिवर, वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज, पी आर पीनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन है वी वर्कनीज और जे वर्कनीज है। ये नॉर्वे के जो है ऋतु विज्ञानी हैं, इन्होंने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो वाताग्र का निर्माण होता है तो कैसे होता है, ठीक है।
और इसी को वाताग्रह सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग 15वां प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है हरमट्टन है, हबूब है, गिबली है, बाइस है। तो इसका जो सही आंसर है वो हरमट्टन है। और हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, क्योंकि जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है वो उष्ण एवं आर्द्र है, क्योंकि वहाँ पर बहुत देखिए जलवायु पाया जाता है, जिस कारण वहाँ पर निरस्ता आलस्य बना रहता है और इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोगों का भी वहाँ पे जन्म होता है। हरमट्टन जो है एक प्रकार का शुष्क और बहुत ही उष्ण जो है पवन है, और यह जो है गिनी तट पर प्रभावित होती है। किधर से? ये उत्तर पूर्व की तरफ से आती है और यहाँ पर आती है, इसकी आर्द्रता को कम कर देती है, इसकी जो है उष्णता को कम कर देती है, जिससे कुछ समय के लिए राहत का महसूस, इसलिए इसको डॉक्टर विंड भी हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग 17वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया कि सबसे चौड़े जो महाद्वीपीय मग्न तट हैं वे पाए जाते हैं। हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका जो ऑप्शन है सही आंसर है वो आर्कटिक महासागर, साइबेरिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग महासागरों में विभिन्न प्रकार के हम जो है नितल देखते हैं, तो उसमें महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, महाद्वीपीय ढाल होते हैं, घन सागरीय मैदान होते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो है उसमें गर्तों का भी हम लोग देखते हैं। तो जो महाद्वीपीय मग्न तट की बात करता है ये महाद्वीपों से संलग्न होता है, और जो सबसे अधिक चौड़ा होता है ये आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है। 18वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस झील का लवणता सबसे अधिक होती है। इसमें ऑप्शन है टिटिकाका, वान, विक्टोरिया, वालका। इसका जो ऑप्शन है विक्टोरिया में जो है इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सब में तुर्की का जो वान झील है इसमें सबसे अधिक लवणता पाया जाता है। सबसे खारी झील है, इसमें 330 प्रति हज़ार पाया जाता है। ठीक है। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। और इसका जो ऑप्शन है बेंगुला धारा, अग्लुहास धारा, ब्राज़ील धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो बेंगुला धारा है। बेंगुला धारा जो है बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है और यह एक ठंडी धारा है, जबकि जो ब्राज़ील धारा है ये भी अटलांटिक की, अग्लुवास हिंद महासागर की, ये दोनों गर्म धारा हैं, और जो बेंगुला है वो ठंडी धारा है। ठीक है। हम लोग आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है। अभी हम लोगों ने देखा कि गर्म समुद्री धारा जो कौन सा है वो ब्राज़ील है, जो अटलांटिक महासागर में बहता है। कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जबकि कनारी ये भी अटलांटिक में बहता है, बेंगुला भी बहता है अटलांटिक में ही, लेब्राडोर, सब अटलांटिक महासागर की धाराएँ, लेकिन ये सब कौन सी हैं? ठंडी धाराएँ हैं। ठीक है। तो आज हम लोग 20 प्रश्न देखे हैं, फिर अगली जो है जो सीरीज आएगी और क्वेश्चन पेपर का, उसमें हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। इसी प्रकार हम लोगों ने आज 20 प्रश्नों को देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब लोग देखते रहें। अगर आप लोग को अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।